हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को कंप्लीट किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, उनको आप देखिए। और ये हमारा उसमें उसी सीरीज़ में ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। इसमें ये आपको दे रखा है। पिछले कुछ अध्याय में ग्लोव के महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें ग्लोव के बारे में बताया था, तो उसमें हमने ग्लोव के बारे में पढ़ा था। ग्लोव में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोव हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जब हम पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे लिए ग्लोव जो होता है वो बेस्ट होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश के बारे में, राज्य के बारे में, ज़िलों के बारे में, शहरों के बारे में या गाँव के बारे में जानना चाहते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, मानचित्र तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, मानचित्र एक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो हमारी पृथ्वी गोल है तो गोल पृथ्वी पर तो हम मानचित्र को नहीं ड्रॉ कर सकते ना, तो इसलिए मानचित्र की सहायता ली गई है ताकि हम हर चीज़ को एक पैमाना मान करके पैमाने के माध्यम से उसको सही तरीके से दर्शा सकें कि कौन सी जगह कहाँ पड़ेगी, कौन सी रेल लाइन कहाँ पड़ेगी, कौन सी सड़क कहाँ पड़ेगी। तो उससे ना हमें चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब में क्या है, जो पृथ्वी का जो ग्लोब होता है वो गोल होता है, तो उसमें पूरी पृथ्वी को दिखाया जाता है। मतलब पूरी पृथ्वी में महासागर कहाँ पर हैं, महाद्वीप कौन कौन से हैं, देश कौन कौन से हैं। तो उसमें ना चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैप की सहायता से हम चीज़ों को समझते हैं, मानचित्रों की सहायता से। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो ये है, सबसे पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में आप क्या देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सबको दर्शाया जाता है भौतिक मानचित्र में। इसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों के बारे में, नगरों के बारे में, शहरों के बारे में तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं के बारे में सीमाओं को हमें दिखाया जाता है। उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या है कि उसमें क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र में 3 घटक होते हैं थीमेटिक मानचित्र के। तो सबसे पहले जो थीमेटिक मानचित्र जो होता है वो उसमें हमें क्या होता है कि सड़क के बारे में, ठीक है, वर्षा, सड़क, वन, उद्योग, इसको दर्शाया जाता है थीमेटिक मानचित्र पर। और इसमें क्या है, इसके 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक के माध्यम से हम समझते हैं कि सड़क के बारे में जानकारी मिलती है, वर्षा कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में, वन कहाँ पर है, उद्योग कहाँ पर है, इसके बारे में हमें पता चलता है। दूरी क्या होती है, जैसे इसके 3 घटक ये बताए गए हैं ना, आपको ये दे रखे हैं इसके 3 घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक के बारे में बताया गया है। दूरी क्या होती है, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ठीक है, यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। क्योंकि क्या होता है कि जो है विश्व बहुत बड़ा है, तो हमारे जो है, जैसे हमें अगर भारत को दिखाना होगा कहीं मैप पर, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे भारत को इतना बड़ा तो हमारा नहीं बना सकते ना एक उस पर मैप पर भी। तो उसे दर्शाने के लिए हमें एक पैमाने की ज़रूरत होती है, और वो हमारा भारत किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, तो उसके लिए हमें पैमाने की आवश्यकता होती है। पैमाने के हिसाब से हम मानचित्र पर दर्शा सकते हैं अपने भारत की स्थिति को या किसी अन्य देश की स्थिति को। ठीक है, तो कह रहा है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है तब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल
पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी को कैसे दिखाएंगे, 2 सेंटीमीटर करके दिखाएंगे, ताकि आप मैप पर आसानी से समझा जा सके उस चीज़ को। ठीक है, इसका अभिप्राय है मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। जैसे ये आप घर से स्कूल की विद्यालय की दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर, तो जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, इस प्रकार, और 2 सेंटीमीटर सीधे सीधे 10 किलोमीटर को। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल को दिखाना होगा तो छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये आपका 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर के हिसाब से दर्शा रहा है। मतलब 1 सेंटीमीटर को कितने के हिसाब से दर्शा रहा है, 100 किलोमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 500 किलोमीटर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से वो दर्शा रहा है मानचित्र, छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर। ठीक है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे अपने गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। 500 मीटर की दूरी कितने, 5 सेंटीमीटर से दर्शाई जा रही है। इस प्रकार से मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब आप बड़े क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, बड़े क्षेत्रों के बारे में जैसे महाद्वीपों का या देशों को दर्शाते हैं आप उस पर मानचित्र पर, तो आप क्या करते हैं, छोटे पैमाने वाले मानचित्र से करते हैं। और जब छोटे क्षेत्रफल को दर्शाते हैं, जैसे अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में या किसी गली के बारे में आपको बताना होगा, तो क्या करेंगे आप, तो बड़े पैमाने का, तो यहाँ पे ये दे रखा है आपके बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए कि अगर आपसे पूछ ले कि बड़े विश्व के बड़े महाद्वीपों, देशों दर्शाना होगा तो किस पैमाने का प्रयोग करेंगे, वो हम करेंगे छोटे पैमाने का। जब छोटी चीज़ों को दर्शाना होगा तो हम बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे। ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन, ठीक है, अभी इसमें ये दर्शाया गया है आपको ये एक गांव का मानचित्र है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम ये पढ़ लेते हैं इसकी दिशा। हमने अभी दूरी को पढ़ा, अब हम दिशा को पढ़ेंगे। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ठीक है, किसका निशान बना होता है, ये तीर का निशान बना होता है। ये आपको दे रखा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको ये दे रखा है कि जो ना, ये जो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये उत्तर और पश्चिम की जो दिशा होती है ये होती है उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। और ये जो है ये होता है आपका दक्षिण। तो दक्षिण और ये पूरब, ये दोनों इसके बीच की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूरब। और इन दोनों के बीच की दिशा जो होती है, ये वाले जो एरिया है आपका, इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इधर पश्चिम है, इधर आपका दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे जो दिया था 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया है चित्र में। इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, जो इसके बीच में जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की जो बीचों में जो आ रही हैं। ठीक है, चित्र में दिया गया है निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब इसमें जो चित्र जो दे रखा है आपका, आपसे प्रश्न में पूछा गया है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र के बारे में। तो विकास का घर ये है विकास का घर, ये वाला। ये तो आपका हो गया ये सामुदायिक केंद्र विकास के घर से, और ये हो गया खेल का मैदान। तो एक उत्तर है, एक उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और दूसरा आपसे क्या पूछा गया था, दूसरा प्रश्न है आपका दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या है। दुकानों से सीधे विद्यालय की दिशा आपको दिखाई दे रही है, ये रहा आपका विद्यालय, ये दुकानें हैं। दुकानों से विद्यालय की दिशा क्या होगी आपकी, ये होगी पूर्व, ये पूर्व दिशा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमने दिशा को पढ़ा,
इस प्रकार हम दिशा का पता लगा सकते हैं, दूरी का पता लगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतीक। इससे पहले ये दे रखा है, इसी यंत्र की सहायता से, जो दिक्सूचक यंत्र है उसकी सहायता से दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। उत्तर और दक्षिण की दिशा में इसके अंदर एक सुई होती है, वो जो दिशा होती है उसकी उत्तर और दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, आगे आपके सिंबल्स यानी कि प्रतीक। ये मैप को तैयार किया जाता है तो पूरे विश्व को उसी मैप को अपनाना होता है ठीक है। तो इसमें देखा, भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अगर हमारे पास ये प्रतीक नहीं होते तो हमने इस वजह से ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। ठीक है, तब आप इन चिन्हों की सहायता से आप उस एग्जैक्ट जगह पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपका, यहाँ पर है ये आपके रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। ये जो बड़ी लाइन है ये इसको इसके तरीके से दर्शाया जाता है, इस प्रतीक के माध्यम से। मीटर लाइन को इस प्रतीक के माध्यम से। अगर आपको मैप पर कहीं भी ये लाइन दिखेगी ना, ये वाली लाइन, तो ये बड़ी लाइन होती है, रेलवे लाइन। ठीक है, ये मीटर लाइन जो है ये वाली लाइन होती है, रेलवे स्टेशन ये वाली लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको दे रखा है सड़कें। पक्की सड़कें होती हैं और कच्ची सड़कें, दो तरीके की सड़कें होती हैं। पक्की सड़क को जब भी हम मैप पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से, ये वाला तरीका होता है मैप पे। जब भी आप देखेंगे ना, ये आप वर्ल्ड का मैप उठाइए चाहे इंडिया का मैप, सब में आपको यही चीज़ें मिलेंगी। प्रतीक के जहाँ पे भी आपको प्रतीक दिखाए गए होंगे, जहाँ पे झीलें, झरने, वन, या फिर आपको लाइन, ये सड़कें या रेलवे लाइन, कुछ भी दिखेगा ना वो आपको इसी तरीके से दिखेंगे। और कच्ची सड़क आपको ये डॉट 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 जो बनी हुई है ये इस तरीके से। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य की सीमा, जिले की सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस तरीके से दर्शाया जाता है, राज्य की सीमा को इस टाइप से दर्शाया जाता है और जिले की सीमा को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे आते हैं नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदियों को आप कभी भी वर्ल्ड मैप ले लीजिए या कोई भी आप जो है आपके पास जो ये जो होता है ये भारत का मैप होता है या कोई भी छोटा मैप है, तो आप कहीं भी देखेंगे ना, जहाँ भी आपको नदियों के बारे में जहाँ भी दिखाना होगा या आपको देखना होगा ना कि नदी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो आपको ये दिया होगा, इस तरीके से बना होगा उस मैप के ऊपर। और जो है कुआं होगा तो कुएं में ये ब्लैक डॉट टाइप का, इस तरह टाइप का जहाँ भी दिखेगा ना आप समझ जाइए कि यहाँ पर कुआं है। या तालाब दे रखा होगा तो इस तरीके से, नहर होगी तो इस टाइप से, और पुल होंगे तो इस टाइप से ये पुल बना दिए जाते हैं, ये इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है मंदिर। मंदिर को किस तरीके से दर्शाया जाता है, मंदिरों को, गिरजाघरों को, मस्जिद को, छतरी को। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये ये गिरजाघर, ये मस्जिद, ये छतरी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई भी विदेशी हमारे यहाँ भारत में आता है और उसको पता करना है कि अगर वो मैप, क्योंकि अधिकतर लोग मैप की सहायता से ही जगह का पता करते हैं, तो अगर उसके पास मैप है तो जहाँ पर भी ये निशान होगा ना, अगर उसे पूजा के लिए गिरजाघर जाना है तो वो क्या करेगा, सीधे मैप की सहायता लेगा और जहाँ पर भी ये निशान देखेगा वो एग्जैक्ट जगह पर पहुँच जाएगा। या फिर हम कहीं विदेश में घूमने जाते हैं तो हमें पता करना है कि मंदिर कहाँ है, हमारे पास मैप है और मैप में अगर जहाँ पर ये निशान बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, इसीलिए ये जो प्रतीक बनाए गए हैं ये पूरे विश्व के लिए मान्य है। ठीक है, इन्हीं को फॉलो करना होता है सभी देशों को। ये है छतरी, छतरी इस तरीके से। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं आपको यहाँ पर। ये इसके लिए ये है पीओ, ये है पीटीओ, ये है पीएस। ठीक है फ्रेंड्स, ये है जहाँ पर भी पीओ लिखा होगा वो पोस्ट ऑफिस होगा, जहाँ पीटीओ लिखा होगा पोस्ट एंड टेलीग्राफ होगा ऑफिस होगा, पुलिस स्टेशन होगा, पीएस लिखा होगा। बस्ती, कब्रिस्तान के लिए ये जो है आपकी, ये बस्ती, ये कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जहाँ भी होंगे इस टाइप से बने होंगे। ठीक है, पेड़ और घास के मैदानों को पता है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ग्रीन कलर होगा और इस टाइप से ये पेड़ बने होंगे और इस टाइप से ये ग्रीन घास होगी, तो आप पता लगा सकते हैं कहाँ पर पेड़ बने हुए हैं या फिर कहाँ पर वन है और कहाँ पर घास है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे विश्व में यह मान्य है और सभी देश इसी को फॉलो करते हैं। जो
ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों के लिए। आप जैसे ये पीछे देख सकते हैं, ये जैसे नीला रंग किसके लिए, जलाशयों के लिए। ये रहा ना, ये आपकी नदी दे रखी है, यहाँ पर जलाशय होंगे, उसको किस कलर में दिखाया जाएगा, ये ब्लू कलर में। ठीक है, आगे कह रहा है कि नीले रंग में और भूरे रंग में पर्वतों को, पीले रंग में पठारों को, हरे रंग में मैदानों को। मैंने बताया था ना आपको, ये ग्रीन कलर आपको जहाँ भी दिखेगा वहाँ पर मैदान होंगे या पेड़ पौधे होंगे। और जो है आपके भूरे रंग में क्या दे रखा है, पेड़ पर्वतों को। ठीक है, भूरे रंग में पर्वतों को, जहाँ पर भी आपको ये बने हुए मिलेंगे ना, ये जो होंगे ये भूरे रंग के होंगे, ये पर्वत बने हुए होंगे। जहाँ पर भी पठार होगा, इस टाइप से जो पठार होगा, पठार जहाँ भी बना होगा वो किस कलर का होगा, वो होगा आपका पीले रंग का। ठीक है, ये दर्शाने के लिए, ताकि आप आराम से समझ सकें, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए की जाती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे इसमें भी बताया गया है ना आपको रेखाचित्र के बारे में। आप मान लीजिए कि आपको अपनी किसी फ्रेंड के घर जाना है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी फ्रेंड किस एरिया में रहती है। वो एरिया बड़ा है, लेकिन आपने वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सिंबल होगा या कोई ऐसा मंदिर होगा या कोई ऐसी दुकान होगी। जैसे मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड को अपने घर बुलाना है, तो आप क्या कहेंगे कि आपकी फ्रेंड को एरिया पता है कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जगह पता नहीं है कि आप किस जगह पर रहते हैं उस एरिया में। तो आप क्या करते हैं, सिंपली उसे बता देते हैं कि भाई ऐसा है, आप जब वहाँ उस एरिया में पहुँचोगे तो आप थोड़ा सा सीधे चलोगे, या उस जो वहाँ पर एक कोई शॉप है, पान की शॉप है या हलवाई की शॉप है, आप उससे सीधा ले लेना, राइट साइड लेना। राइट साइड लेके आप सीधे चलते चले जाना। वहाँ आपको जा कर के एक और शॉप मिलेगी, या कोई चाय वाले की दुकान मिलेगी या कपड़े वाले की मिलेगी, उससे आप लेफ़्ट ले लेना। इस तरीके से आप मतलब एक इमेज सेट करवा देते हैं उसके माइंड में। उसको तब जब आपका फ्रेंड आपके घर आता है तो उसको आपकी वही चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, उसकी मेमोरी में फिट हो जाती है कि जब मेरी फ्रेंड से बात हुई थी तो उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया था। उस जगह पर आपके घर पर क्या होगा कि वो एग्जैक्ट जगह पर पहुंच जाएगा। तो इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है खाका। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर। ठीक है, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे खाका क्या होता है कि जैसे अभी आप कभी बहुत से लोगों को देखा है ना कि जब अपना घर बनवाने के लिए तैयार होते हैं, जब अपना घर बनवाना चाहते हैं तो उससे पहले एक खाका तैयार करवा लेते हैं, है ना। कि जैसे कि हमें क्या है कि जैसे उनका ये एरिया है घर जगह का, तो बोल देते हैं कि भाई हमें इतने बाई इतने के 2 रूम चाहिए, यहाँ पर ऐसा किचन चाहिए, यहाँ पर हमें ये वॉशरूम वगैरह चाहिए, यहाँ पे बेडरूम चाहिए, यहाँ स्टडी रूम होना चाहिए। इस तरीके से बना देते हैं ना, तो उसी को खाका कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नीचे ये अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। आप एक बार फिर से अपने आप से ये पढ़ करके इस चैप्टर को, इसके प्रश्न जो ये प्रश्न दे रखे हैं इनके आंसर्स देने का प्रयास कीजिए। आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो इसी तरीके से दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट होगा चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का ही। तो जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।